आज हम स्काउट एंड गाइड्स के कैंप में आए हैं भोपाल पानी में। ये देखिए इनके कैंप्स हैं भोपाल पानी में। यहाँ 100 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं जो कि 10 से ज़्यादा स्टेट से आए हुए हैं। और मैं कैंप साइट आपको दिखाना हूँ पूरा का पूरा। मेरे पीछे देखिए पूरा का पूरा इनका कैंप साइट है। और जो ये इनका है ये कैंप है इनके, जिसमें ये प्रतिभागी रहेंगे। हमारे बीच SDRF के उच्च अधिकारी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस कार्यक्रम में कर रहा हूँ। जो पूरे भारतवर्ष से रोवर्स रेंजर्स युद्ध स्वरूप यहाँ पधारे हैं, वो सभी प्रशिक्षित होंगे फायर फाइटिंग में, लैंड स्लाइडिंग में, रेस्क्यू कैसे करते हैं, रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं। उनके जान को बचाने के लिए हमें तुरंत फर्स्ट एडर के रूप में क्या करना चाहिए, वो कैसे करते हैं, इन सब विधाओं से वो हमें परिचित कराएंगे। और सिर्फ परिचित ही नहीं, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हम उसमें सहभागिता प्रैक्टिकल करेंगे। और यही प्रशिक्षण हमारे लिए, हमारे घर से, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मैं बेस्ट मैडम से आग्रह करता हूँ। अच्छा नहीं है यहाँ पे। मैं चंद्रा जी से आग्रह करता हूँ कृपया वो अधिकारी स्काउट्स के स्टेप्स को हमारे बीच उपस्थित हैं SDRF के पदाधिकारी। मैं उनका सम्मान स्कार्फ पहनवा के कराने का आग्रह करूंगा। श्री चंद्रा जी, ये हम लोग की परंपरा है कि जब भी कोई स्काउट विधा से अलग सम्मानित व्यक्ति हमारे परिवार में सम्मिलित होता है, तो उसे हम अपने परिवार में शामिल करने के लिए यह स्कार्फ पहना कर उनका आदर सत्कार करते हैं और अपने स्काउट परिवार में सम्मिलित कर लेते हैं। स्काउट्स के स्टेप्स को पानी देहरादून स्थित इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित हैं। और हमारे बीच इस राज्य के मुखिया, राज्य सचिव माननीय श्री रविंद्र मोहन कला जी उपस्थित हैं। कृपया वो आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हमारे रोवर्स और रेंजर्स यूथ को प्रदान करने का कष्ट करें और हम सभी को अनुग्रहित करें। कृपया रविंद्र मोहन कला जी। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो पिलर के पीछे ये दिखने रहे, सुनाई दे रहा होगा सबको? बड़ा जोश तो है। स्काउट है ना, स्काउट भी होता है, गाइड भी होती है। आवाज कम है तो ये सर दोबारा से करेगा। ये एक और मौका देते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं बिल्कुल जल्दी जहाँ पर गाइड हो रही खाली हमने पाया, ठीक है? सर यही है, ये नहीं है ना? NRI तो नहीं है कोई? नहीं, अगर कोई है तो उसको जरूरी नहीं है बोलना। ठीक है, पहले गाइड, ठीक है?
देखिए स्कोप के बराबर आते कि नहीं आते। जन्म जहां पर जन्म जहां पर जन्म जहां पर जन्म जहां पर गाइड द्वारा जन्म जहां पर ये वही बात एक साथ जन्म जहां पर जन्म जहां का वस्तु जहां के वो है प्यारा उसकी रक्षा तीन बार हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। वो अलग उधर से कुछ गाइड ना वो कह रहे कि यूनिफॉर्म में बैठे तो उनकी तरफ सारा कर रहा है ये करेंगे ये करेंगे। ये यूनिफॉर्म में भाई है ना खाली उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी ना है उसकी रक्षा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। कैसे करेंगे तन से करेंगे मन से करेंगे धन से करेंगे। कैसे करेंगे तन से करेंगे मन से करेंगे धन से करेंगे। इस कैंप में तन से और मन से करना जब नौकरी लग जाएगी तब धन से भी करना। ओके यस सर ठीक है बच्चों। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं अपने मुख्य अतिथि जो यहाँ पर है इससे उपस्थित मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बात करूँगा आपसे। आपको पता है आपने न्यूज़ सुनी होगी युद्ध की यूक्रेन रशिया है ना और कहाँ हुआ कि इजराइल में। आपने सुना है कि हवाई जहाज से अटैक होता है हवाई हमला होता है। अगर दूसरी कंट्री के हवाई जहाज अटैक करने आ रहे हैं मिसाइल अटैक करने आ रही है तो कौन लड़ाई करता है हाँ एयरफोर्स करती है आर्मी भी करती है हर तरीके से करते हैं ना। तो वो कहाँ पे होती है आर्मी बॉर्डर पे होती है या किसी विकेट पे कहीं जगह होती है। हमारे घर पे तो नहीं होती मोहल्ले में होती है। अगर हमें भी खबर मिली कि हवाई हमला है पाकिस्तान की तरफ से चीन की तरफ से तीनों तरफ से जहाज आ रहे हैं बम और मिसाइल आ रही है तो कौन करेगा कुछ फौज करेगी ना हम भी करेंगे कुछ। क्या करोगे पत्थर लोगे और क्या करोगे हाँ? क्या करेंगे जगह खाली कराएंगे और खाली करा के जहां ले गए वही बम गिर गया तो नहीं। देखो आइडिया ठीक है भाई अभी तक सोचने के लिए किसी ने दिया ही नहीं। आज सोच तो रहा है भारत कई लोग तो सोच भी नहीं रहे कोशिश भी नहीं कर रहे। तो होगा होगा गिरेगा तो गिरेगा किस्मत में अगर बम ही दिखाया तो क्या बात है नहीं। बढ़िया है पढ़ाई लिखाई और कैंप से रात को सुबह उठने जल्दी उठा देते हैं रात को सोने नहीं देते मच्छर अलग काट रहे हैं सोने के लिए जगह बढ़िया नहीं है। जितनी जल्दी कैंप खत्म हो कम ही पड़ जाए उससे पहले ज्यादा अच्छा है। ऐसा तो नहीं है यूनिफॉर्म करने के बाद ऐसा नहीं रहता। हाँ तो बच्चों हमें क्या करना है ऐसी जगह जहां पर हवाई हमले का ज्यादा खतरा होता है ऐसे शहरों में ऐसी जगह पर भारतवर्ष में सिविल डिफेंस की स्थापना की गई। सिविल डिफेंस का बैच है ना हमारे पास एक बैच है राष्ट्रपति के लिए अगर आप चाहें तो उसे अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे शहरों के लिए सिविल डिफेंस की स्थापना हुई। क्यों हुई हुआ ये कि जब युद्ध हुआ जैसे चाइना की लड़ाई लोग कहते हैं कि हम हार गए। हम क्यों हारे कैसे पता लगता है कि कोई हार गया कैसे पता लगता है। दो लड़ रहे हैं दोनों तरफ के मरते हैं दोनों तरफ गोलियां चलती हैं हारा कैसे पता लगता है हाँ सरेंडर करता है जो लड़ाई बंद करता है कि भैया अपने अपने नहीं लड़ना बस हो गया ठीक है ना उसे ही मानते हैं हारा तो भैया अब मैं नहीं लड़ रहा। तो इंडिया ने लड़ाई बंद करी कि भैया अब नहीं लड़ना है लेकिन इंडिया हार नहीं रहा था। हम इतनी जगह आगे बढ़ चुके हम कहते हैं कि हमने जगह दे दी असल में क्या है बीच में एक तिब्बत देश था उस देश पे हम दावा करते थे कि 1200 किलोमीटर हमारा है। चीन कहता था कि ये जो 1200 किलोमीटर बोल रहे हैं सारा तिब्बत हमारा है 1200 में से भी 600 हमारा है जो तुम कहते हैं। जब युद्ध हुआ तो हम लोगों ने काफी जगह कब्जा ली लेकिन क्या हुआ पूरा 1200 कब्जा नहीं सके जिसे जिसे हम अपना बताते थे। सियाचिन हो गया ये हमने कब्जा लिया कुछ चीजें इसके हिस्से कटा लिया था लद्दाख से मिलते हुए लेकिन हम सब चीजों को नहीं कर सके और हमको युद्ध बंद करना पड़ा। इसलिए ये माना जाता है कि चीन की लड़ाई हम हार गए। बंद क्यों करना पड़ा बंद इसलिए करना पड़ा कि फौज तो लड़ रही थी तरीके से लेकिन यहाँ क्या हुआ तब व्हाट्सएप तो था नहीं लेकिन व्हाट्सएप जैसी चीजें बहुत सारी थी तब। किसी ने कहा कि भैया चाइनीज सैनिक वहां घुस गए और उन्होंने टंकी में पानी जहर घोल दिया टंकी के पानी में जहर घोल दिया। ऐसे जो छोटे रहते टीचरों में ध्यान होगा उधर जब फौज आ गए उन्होंने कई जगह बम छुपा दिए। अब पता लगा लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया
पानी से डर रहे, पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, पानी में जहर बोल दिया। तो ऐसी अफवाहें बहुत फैली। लास्ट आगे इतने मर गए, वहां बम गिर गया, वहां बम गिर गया, हमारे जहाज इतने गिर गए। ये अफवाह जो देशद्रोही हैं, उन लोगों ने काम फैलाना शुरू करा, जो उनके जासूस होते हैं। और साइकोलॉजिकल वार जब आप पढ़ेंगे तो कई तरह की वार होती है। साइकोलॉजिकल वार हमारे देश की जनता ने प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे कि भैया ये लड़ाई होनी चाहिए, मत करो इसको, अदर कंट्री में होता है। और जनता के प्रेशर पे हमें जो है, तो उस समय देश की जो सरकार है उसने सोचा कि भाई ये कैसे, ये तो प्रॉब्लम है, आगे भी ऐसे होगा, क्या किया जाए। तो और कंट्रियों का अध्ययन किया गया, तो और कंट्रियों में इसके लिए सिविल डिफेंस बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? तब सिविल डिफेंस की स्थापना भारतवर्ष में हुई, सिविल एंड डिफेंस। इसमें क्या किया जाता है, शहर में जहां हवाई हमलों का खतरा है, पहले उनने लिया, उत्तराखंड में केवल देहरादून में, अभी और जगह भी होना है। तो शहर में सिविल डिफेंस की स्थापना की पोस्ट होती है, सेक्टर होते हैं, जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर के ऊपर वार्डन्स होते हैं, उनमें पोस्ट होती है। उसमें ऐसे करके डिवीजन होती है, डिवीजन के ऊपर चीफ वार्डन होते हैं सबसे बड़े। तो ऐसे वार्डन्स को बनाया जाता है ऐसे लोगों को जो शहर के जाने माने लोग हैं, जिनकी बात को लोग सच माने। किसी ने बोला जहर मिला दिया या वहाँ बम गिर गया, इतने लोग मर गए, वो बोलेगा उससे पूछेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप मत, ये झूठी अफवाह है। और हवाई हमला का खतरा है तो सबसे पहले खबर उसको मिलेगी, ऑरेंज सिग्नल, लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं, वो तैयारी कर लेगा कि यहाँ ट्रेंचेस है, इस बिल्डिंग में छुपाना है, यहाँ से भागना है, यहाँ से जनता करना है। और जब दूसरा सिग्नल उसको मिलेगा, उसे बोलते हैं रेड सिग्नल, तब वो जनता को बताएगा। तो अगर कोई भी बोलेगा हवाई हमला होने वाला है तो डरने की जरूरत नहीं, जब सिविल डिफेंस वाला बोलेगा तब ही जो है पता लगेगा कि, क्योंकि जहाँ सर का ऑफिस है वहाँ हॉटलाइन, सर साहब से सीधा फोन आएगा, मतलब वहाँ से फोन उठाएगा, जितने इस इलाके के जो फोन है वो सीधा घंटी बजेगी, सीधा बात होगी, नंबर मिलाने की जरूरत नहीं, हॉटलाइन में बताएगा येलो सिग्नल, रेड सिग्नल, मतलब आपके शहर में हवाई हमले का खतरा, ये तुरंत जो है कार्रवाई करेंगे। तो शहर में जो सिविल डिफेंस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कंट्रोलर बोलते हैं उसको। और उसके बाद होता है डिप्टी कंट्रोलर। तो आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं सर एसके साहू, उत्तराखंड में एकमात्र देहरादून शहर सबसे सेंसिटिव है, और जगह बनना है, उस शहर देहरादून के सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर है जो हमारे बीच में उपस्थित है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो वार्डन है, एक सीनियर वार्डन हमारे साथ मिस्टर मल हैं, जो साहू साहब के दाईं तरफ बैठे हैं, ठीक है ना। और ये अच्छे ट्रेनर हैं और ये यूट्यूबर भी हैं और इनका चैनल भी है, 40,000 से अधिक इनके फॉलोवर हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूज में भी आते हैं, अच्छा हाँ 100+ और हो जाएंगे और इनसे भी और पहुंच जाएंगे। तो ये जो है आप हमारे मंच में उपस्थित है और इस प्रांगण में मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो सिविल डिफेंस की परिकल्पना आपको पता लग गई, बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के बीच में से। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय का एक उपक्रम है, ये एनजीओ नहीं है, ये सरकारी है सिविल डिफेंस। लेकिन इसमें जो वार्डन होते हैं वो स्वैच्छिक होते हैं, कुछ वैतनिक भी होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं या कहीं नौकरी पे होते हैं, जैसे मैं भी एक सिविल डिफेंस का वार्डन में भी हूँ। तो वो जो है नौकरी करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्या होता है सिविल डिफेंस के वार्डन्स होते हैं, लेकिन उनकी भर्ती वैसे ही होती है जैसे सरकारी नौकरी होती है। उनका रिटायरमेंट 60 साल में वैसे ही होता है। उनको अगर प्रेसिडेंट अवार्ड मिल जाए तो राष्ट्रपति को उसका 2 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है उनको। उनका प्रमोशन वैसे ही होता है जैसे सरकारी नौकरियों में होता है, और उनका पुलिस वेरिफिकेशन से लेके सारी चीजें सब वैसी ही होती है जैसे एक केंद्र सरकार की नौकरी के अंतर्गत होता है। क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर उसमें होते हैं। अगर ट्रेनिंग के लिए कहीं जाएंगे सब जगह अपना खर्चा अपने आप करता है, लेकिन अगर बाहर भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए तो उनको जो टीए जो मिलता है, टीए तो नहीं मिलेगा, टीए जो मिलता है उसी स्तर से मिलता है जैसे जैसे उनका रैंक होता है, ठीक है। तो सिविल डिफेंस के बारे में बैच में आपने पढ़ा होगा, शायद 11 या 12 पॉइंट है जो राष्ट्रपति कराती है, मैं यहाँ पर यह तो आप बताओगे। तो देखिएगा उसमें जो है वो है कि आपने पोस्ट वार्डन का नाम मालूम होना चाहिए, आपकी पोस्ट कहाँ है वो मालूम होना चाहिए। वो आपको ये सिविल डिफेंस वाले उन जनता के बीच में जाके जब शांति काल होता है ट्रेनिंग देते हैं, कौन सा सायरन जो है खतरे का है, कौन सा सायरन जो है हवाई हमले का है, ठीक है। इतना कोई यहाँ पर है कुछ चंदन है उनको बोलना थोड़ा सा सायरन लेके आए, सायरन है बाहर में हैंडी सायरन तो ये जो है यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बताते हैं। अब
अभी सर सुबह से बहुत बिजी थे, लगातार सर की बैठकें, देखो हमारे उत्तराखंड में यात्रा भी शुरू हो गई है, वनाग्नि भी लग रही है, मुख्यमंत्री की बैठक थी जो है उसमें थे लगातार। ऐसी जो हमारे चीफ वार्डन है उनके साथ बैठक थी कि सिविल डिफेंस वालों की यूनिफॉर्म करनी है, उस पर कोई भी थी, कंटिन्यू बैठक थी। मैं भी सर के साथ कई जगह बैठकों में था। अभी हमारी जो है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा की बैठक, हम लगातार बैठकों से, इसीलिए थोड़ा लेट हुए, तो हम जो है लगातार बैठकों से आ रहे हैं। तो हम भी सुबह सुनते जा रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों के अंदर ऊर्जा, आपको देख के हमारी ऊर्जा दोबारा से बैटरी रिचार्ज हो गई, सबको देख के, है ना। कितने कितने दूर से लोग से आए हैं, सब लोग आए हैं हमारे स्काउट गाइड, और उनके अंदर देखिए कितना उत्साह है। तो ये सिविल डिफेंस एक क्या चीज होती है, तो ये जो है शांति काल में क्या करती है, इनको जो है परिवार रजिस्टर बनाने होते हैं। परिवार रजिस्टर किस मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, बंदूकें कितने घर में हैं, वो फॉर्मेट बनता है, गैस सिलेंडर कितने के घर में है, कहाँ पर पानी की टंकी है, कहाँ पर किस तरीके का ये है। तो ये जो है किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर जो है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मोहल्ले में फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग। अगर हवाई हमला होगा, अगर आपको कहेंगे छुप जाओ, हवाई हमला होने वाला है, तो जमीन में लेटने, तो कैसे काट बंद करने हैं, आग भी बंद करने, क्योंकि जब बम ब्लास्ट होता है, आग बंद करने के बाद भी इतना उजाला होता है कि आगे फट सकती है, कान भी बंद करने होते हैं, कैसे लेटना है जिसमें जो है आपको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो, जमीन में लेटना है, कौन सी जगह सुरक्षित रहेगी, ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबको आमंत्रित करूंगा, दो शब्द आसन के रूप में गए। उससे पहले थोड़ा सा एक आपको मेन डेमो दे देता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए हैं, सिविल डिफेंस की जानकारी हो गई ना सबको? कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछ लीजिएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिग्नल होते हैं, कैसे कैसे सिग्नल होते हैं। तो ये जो है ऑरेंज बोलिए या येलो सिग्नल बोलिए, तो येलो सिग्नल होता है, आजकल ऑरेंज में भी आ गया, येलो सिग्नल होता है। येलो सिग्नल केवल वार्डर्स को मिलता है, जो सिविल डिफेंस के अधिकारी हैं उनको मिलता है। उनको पता लग जाता है कि हवाई हमला होने वाला है, तो वो अपने सायरन तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, अपने सायरन तैयार कर लेते हैं। आप उनको फोन से मिलेगा या किसी और जरिए से मिलेगा या चिट्ठी से मिलेगा, तो डाक बाग दौड़ के जाएगा, रनर होते थे पहले, आजकल बहुत सी सुविधा है, तो वो जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन वो जनता को नहीं बताएगा, नहीं तो फिर वो डर बैठ जाएगा। जैसे वो चाइना माल मंगवाता है ना, लोग बिना बात में भगड़ में नहीं पता लगा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कन्फर्म होगा जब। वो क्यों होता है ये उसका, जैसे वहां से जहाज उठा, हमारे रडार ने पकड़ लिया कि बॉम्बर उठे, हाँ पाकिस्तान मान लो या चाइना मान लो, उनके जैसे जहाज उठे, तो वो कौन सी जगह से उठे, वो नॉर्थ इंडिया के पास है, साउथ इंडिया के पास है, किस तरफ के पास है, कहाँ पर होने की संभावना है। तो उतने जिलों में, उतने जो सिविल डिफेंस है, उतने लोगों को येलो सिग्नल मिल जाएगा कि हमारे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं, ठीक है ना, जहाज उठ गया, केवल बॉर्डर को पता होगा। नहीं तो पूरे इंडिया में भगदड़ मचेगी ना, जहाज उठ रहा है, पता नहीं कहाँ बम डालेगा। अब वो उसको आता हुआ देखते हैं, तो देखते हैं कि ये इधर देहरादून की तरफ आ रहा है, आ सकता है, ये जहाज है, इसमें इतनी सबकी जानकारी होती है कि ये इसमें यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर डाल सकता है, उत्तराखंड में कहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे, वो देहरादून और सहारनपुर बीच में जितनी जगह पड़ी सबको क्या करेंगे, सिविल डिफेंस को रेड सिग्नल दे देंगे और वो अपना तैयार हो जाएंगे। अब पता लगा कि वो रास्ते में किसी ने वो जहाज गिरा दिया मार के, या वो जहाज यहाँ से आने के बजाय सहारनपुर में बम डाल के वापस चला गया, तो फिर यहाँ व्हाइट सिग्नल आएगा, बोलेंगे व्हाइट सिग्नल। जैसे व्हाइट सिग्नल आएगा तो हम जनता को बोल देंगे चलो भाई वापस, चाहे बम ना गिराओ, चलो भाई वापस अपने में दौड़ो। तो हम जो है वो अफवाह नहीं करेगी। वहाँ क्या होता है, रोज सुबह जो है लोग अफवाह फैला रहे, बम गिरने वाला है, लोग दिन भर बैठे हुए, जैसे भाग निकले फिर बम गिरने वाला है, वो कहते हैं अफवाह का है। जब भूकंप आता है, मैं उत्तरकाशी में रहा, चंबोली में रहा, मैंने देखा, हमें पता है कि भूकंप का कोई पहले से नहीं बता सकता कि कितने दिन पहले आएगा। वहाँ बता रहे लोग 3 दिन पहले कि भाई परसों आने वाला है, अब थोड़ी देर में फिर आने वाला है। हम लोगों को समझाते थक गए कि ऐसी मशीन अभी तक नहीं बनी है जो कि 3 सेकंड से 4 सेकंड से पहले बता दे कि जो है भूकंप आने वाला है ना। सीस्मोग्राफ से थोड़ा सा पता लग सकता है, वो 3 सेकंड पहले 2 सेकंड पहले पता लग सकता है, वो भी जब बड़ा भूकंप हो। कारण क्या है, जो साइंस वाले बच्चे हैं यहाँ पे, तो लैम्डा होता है, तरंग दैर्ध्य होती है ना, तो जो जिनके तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है वो जमीन को हिलाती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। जिनका लैम्डा कम होता है, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, वो जो है उनकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जमीन नहीं हिलाती, वो पहले आ जाती है, तो वो जो है सुनाई दे सकता है, वो कंपन हो जाता है, ठीक है ना। लैम्डा ही बोलते हैं उसको, टेक्टोनिक प्लेट्स तो टकराती हैं। वेव्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेव्स में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा का होता है ना, लैम्डा होता है। फिजिक्स वाले से पूछना किसी को, ठीक है ना, तो उसे लैम्डा से बताते हैं। हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, वेवलेंथ अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। हाँ, तो वो जो डिस्टेंस होगा जितना ज्यादा होगा जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी। जैसे आप पुल पे अगर मार्च पास्ट करते हुए जाएंगे तो पुल पे मार्च पास्ट नहीं कराते,
या बिल्डिंग की छत में मार्च पास या एक साथ डांस करना है, एक साथ पैर पटकना है, वो नहीं कराते, क्योंकि एक पैर पटकने से ऐसी तरंग बनेगी, एक साथ कई पैर पटकने से वो तरंग जल्दी बड़ा होगा, और वो अगर बिल्डिंग के बराबर हो जाएगा तो पूरा बिल्डिंग पूरी हिल जाएगी और गिर जाएगा। तो वहाँ डिस्पर्स कर देते हैं पुल के ऊपर, और पुल के ऊपर कदम ताल नहीं करवाते, और जैसे ही पुल क्रॉस कर देते हैं फिर कदम ताल चलना शुरू हो जाता है। मालूम है नहीं सर? तो जब एक सिविल डिफेंस वाले को सिग्नल मिलता है, तैयारी कर लेता है, अपना सायरन वगैरह सब तैयार कर लेता है, लेकिन जैसे उसको रेड सिग्नल मिलना होता है तो जनता को बताता है। आपने सायरन सुने? सुनते हो? तो आपको कभी सुना आपने ध्यान से कि क्या बोलते हैं कि खतरनाक, खतरे का सायरन बज रहा है या वैसे ही बज रहा है? कभी खतरे का बजेगा तब क्या करोगे? तो नहीं पता लगेगा ना। यहाँ पर देखिए सायरन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा देर देखिएगा। आपने सीटी के संकेत सुने? और भी कोई संकेत, विश्राम, बाएं मोड़, दाएं मोड़ सुना है? सारे संकेतों से पहले एक कॉमन संकेत होता है, वो क्या होता है? सावधान। क्या होता है? सावधान। सीटी के संकेत भी अगर हमको देने हैं तो सबसे पहले एक लंबी सीटी बजती है, सावधान। तब क्या होते हैं? तो सावधान की सीटी क्यों बजती है? अटेंशन, है ना? जैसे रेलवे स्टेशन में कहते हैं अटेंशन प्लीज, प्लेटफॉर्म नंबर से 4 से जाने वाली गाड़ी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी, या 6 से जाएगी, या जाने वाली गाड़ी वापस आ रही है, लेकिन वो पहले क्या बोलते हैं? अटेंशन प्लीज। अटेंशन माने इधर सुनो, ध्यान दो। तो पहले किसी भी सिग्नल में क्या होता है? सावधान बोला जाता है। सीटी के संकेत में भी पहले सीटी कौन सी बजानी है? जैसे इकट्ठा करने की सीटी बनाई, खतरे की सीटी सब आपको पता ही है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपने? सावधान की सीटी बजानी। तो ऐसी सायरन में भी पहले सावधान का बजता है कि सावधान हो जाओ और सुनो कि क्या होने वाला है। ये देखिए सावधान का जो सायरन बजा रहा हूं, ये सिंपल है। सावधान हो गए। अब आप सावधान हो गए, अब क्या हमको मैसेज मिलने वाला है। अब जैसे ही मैं वार्डन हूँ तो मैंने ये बजाया, मुझे रेड हो गया। अब मैं क्या करूँगा? आपको सावधान कर दिया। सब लोग जो मोहल्ले के होंगे कि लड़ाई लगी हुई है, सायरन बज गया, सुनो अभी क्या कहने वाला है सायरन। अब उसके बाद अगर ये ऐसा बजता है, हवाई हमले का क्या हुआ सुना आपने? जो फर्क था पहले दूसरा ये ऊपर नीचे था ना, ये मतलब हवाई हमला या मिसाइल आने वाली है, गिरने वाली है, उसका खतरे का ये होता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो हवाई जहाज रास्ते में गिरा दिया दुश्मन के जहाज को, या वो कहीं बम डाल के चला गया, उसने बम डाला फटा ही नहीं मिले, वापस चला गया, या बम डाल के नुकसान भी होकर चला गया। तो उसके बाद जब वापस चला गया तो वहाँ से मिलेगा सर के ऑफिस में आएगा वाइट वाइट, तो सब वापस बोलेंगे वाइट मैसेज। वाइट का मतलब आप सबको बताना कि सब अपने काम पे चल दो, बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वाइट में फिर वो पहले जैसा बचेगा जो सावधान के टाइम पे बजाना, ठीक है ना? ठीक है ना? और आपको पता लग गया, अगर आप सिविल डिफेंस ज्वाइन करेंगे अपने आप तब तो ठीक है ना, आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या है, आपको पता लग गया कि हवाई हमले का संकेत क्या है और हमें इस समय क्या करना है, जो हमको ट्रेनिंग दी होगी, जो आप यहाँ सीखेंगे। मैंने एक छोटा सा एक नमूना दिया, सिविल डिफेंस की बड़ी ट्रेनिंग होगी और लोग भी आएंगे। फर्स्ट एड आप यहाँ सिखाई जाएगी, सिविल डिफेंस में फर्स्ट एड भी सिखाई जाती है। सिविल डिफेंस में मेन वही है, फर्स्ट एड का है और फायर फाइटिंग है। तो दोनों हमने यहाँ रखे कैंप में। फायर फाइटिंग के लिए फायर फाइटिंग वाले आएंगे, आपको बताएंगे, और फर्स्ट एड के लिए एक्सपर्ट आ रहे हैं जो आपको बताएंगे। उसके अलावा SDRF वाले भी बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सिविल डिफेंस का एक सामान्य जानकारी हो चुकी है, ठीक है ना? और फैम के बारे में पता लग चुका है, मेन जो आपसे मतलब है। बाकी अन्य अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। आपको जो आज पहला दिन है ट्रेनिंग का, देखिए ट्रेनिंग तो आजकल तो यूट्यूब में भी मिल जाती है,
सब जगह, लेकिन प्रैक्टिकली करने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल क्या करेंगे, बांस और रस्सियों से पुल बनाना या टेंट बनाना, कौन सी गांठ कहाँ पे होती है, कौन सी रस्सी कहाँ बांधनी होती है, ये सीखेंगे। और उसे बिल्डिंग से नीचे कैसे उतारना है जो जिसको चोट लगी हो फायर के टाइम पे, है ना, और उसको कैसे जैसे तो कैरी करना है, दूसरी तरफ ले जाना है, मरीजों को कैसे करना है, इतने प्रकार की चोटें होती है, CPR देना। और उसके अलावा चोकिंग, CPR, दो चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इसमें डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं होता। और जगह पर आपको कोई पुलिस सजा दे सकती है कि आपने क्यों इलाज किया, बुखार आ रहा था तो आपने क्यों इलाज किया, लेकिन CPR और जो है चोकिंग के लिए कोई सजा नहीं है, क्योंकि CPR और चोकिंग जो है अगर नहीं थी तो वो तो समझो गया, डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं होता। लेकिन आपने जिंदे आदमी को CPR दे दिया, CPR देना किसको ये भी पता होना चाहिए, पता लगा जो जिंदा है उसको CPR दे दिया, लोगों को पता नहीं, कहते सांस अटक गई तो CPR देना शुरू कर दिया। यहाँ यही सीखना है, क्योंकि सांस अटकी तो अरे मेरी छाती में दर्द हो रहा है, अरे इसको हार्ट अटैक पड़ गया, CPR को जिंदा है, CPR देना कब है। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई इसको अगर अटैक पड़ रहा है तो CPR दो। हाँ, CPR तब देना है, वो सिखाएंगे आपको जब नब्ज भी ना चल रही हो, कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, एक तरीके से आप अपने दिमाग को सोचो कि कुछ भी है ना हिल रहा है ना डुल रहा है, ना सांस चल रही है ना नब्ज चल रही है, तो जल्दी से जल्दी उसको CPR देना है। और CPR जिंदा करने के लिए नहीं देते, जिंदा हो जाते हैं उसका। CPR इसलिए देते हैं कि ये आपका हार्ट चलता रहे और ब्लड कहाँ ब्रेन में जाता रहे और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहे। क्यों, हमारे शरीर के और सेल्स अगर डेड होते हैं तो अगर हम जो है दोबारा से उसको ब्लड जाएगा तो दोबारा वो सेल्स के आते हैं, नए बन सकते हैं, न्यूरॉन नए बन सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन ऐसे होते हैं, ऐसी दवाई कोई नहीं बनी कि अगर वो एक बार डेड हो गए तो दोबारा नहीं। तो आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, आपने बहुत देर कर दिया, बहुत देर हो गई, ठीक है ना, अब दुआओं का असर भी नहीं होगा, दवाओं का ना दुआओं का असर। तो वो कब है, जब ब्रेन डेड होता है। डॉक्टर भी कब कहता है, आप देखते रहते हैं वहाँ मशीन में लगा रहता है और मरीज को जब उसका ब्रेन डेड हो जाता है तब वो डेड डिक्लेयर करता है। हमने डेड डिक्लेयर कर सकते हैं, हम MBBS डॉक्टर नहीं है, हम नहीं बोलेंगे इसको डेथ हो गई, लेकिन पता लग जाएगा नब्ज वगैरह तब लगभग हम सोचेंगे, उनसे नहीं बोलेंगे। तो CPR कब देना है, कब देना, तो CPR देने से क्या होता है, उस ब्लड को ब्लड ऑक्सीजन मिलती रहती है ब्रेन को, ब्रेन के सेल्स को, और जब तक डॉक्टर आएगा तब तक उसका ब्रेन कम से कम क्या है, जिंदा रहेगा। वो तो डेथ हो चुकी है, लेकिन ब्रेन जो है उसके सेल्स को ऑक्सीजन मिलती रहेगी और मिनरल्स मिलते रहेंगे और सेल्स जिंदा रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि CPR डॉक्टर नहीं भी आया क्योंकि ब्रेन जिंदा है, ब्रेन कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है, ठीक ठाक कंप्यूटर है ये, और आदमी टूट जाता है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि CPR देने से ही आदमी टूट जाता है, लेकिन CPR 100% इसलिए नहीं दिया जाता कि हमारे CPR देने से जिंदा हुआ। CPR इसलिए दिया जाता है कि जब डॉक्टर आए तो उसके ब्रेन के सेल तब तक डेड ना, न्यूरॉन डेड ना। ओके, तो चोकिंग और इसका बीच में कहीं तो आपको अच्छा अभ्यास भी कराएंगे, अच्छे एक्सपर्ट आएंगे, मैं भी इनकी कोशिश करूँगा आने की। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं होगी तो अच्छे तरीके से मैं समझाऊँगा। हमने यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था करी है, CPR के लिए हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक डमी आपके लिए रखी है जो भी बताती है कि क्या बोलते हैं, अगर आप गलत तरीके से CPR दे रहे हैं तो रेड लाइट जलाएंगी, अगर ग्रीन लाइट जलेगी तो आप सही ढंग से CPR दे रहे हैं। और काफ़ी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ और थके हुए भी होंगे। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में साहू जी हैं जो कंट्रोलर है, जिनके बारे में मैंने भी बताया है ना, उत्तराखंड के एक डिप्टी कंट्रोलर है और बड़े अच्छे से सिविल डिफेंस में चला रहे हैं। और जब से लोगों ने कार्ड संभाला है सिविल डिफेंस के लोगों के अंदर और संरचना ऊर्जावान जो है उन्होंने उनको ऊर्जा भरी है, क्योंकि स्वयं सेवक के रूप में किसी से काम कराना आसान नहीं। लोगों के अपने बिजनेस है, आप लोग तो पढ़ने वाले, लोगों के अपने बिजनेस अपनी नौकरियाँ, उसके अलावा जाके जो काम करता है तो वो जो है उन लोगों से काम लेना आसान नहीं है। लगातार जो है ट्रेनिंग की CPR की ट्रेनिंग की कैंप चला रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि वो सब कहने का के बच्चे तो ऐसे थके हुए हमारे एक लेक्चर से बोल जाते हैं, लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा 2 शब्द आप कहेंगे आपको थोड़ा सा जो उत्साह संचार होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आमंत्रित करता हूँ साहू जी। Let's go. यहाँ पे जितने छात्र एवं छात्राएं आई हैं ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अपनी ड्रेसों में। और आप लोगों का इस प्रशिक्षण केंद्र में बहुत स्वागत है। और जो भी प्रशिक्षक आए और आपको प्रशिक्षण के बारे में बताएं उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें।
काला साहब ने आपको सिविल डिफेंस के बारे में इतना अच्छा बताया है। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने मतलब बहुत कुछ सीखा है। और हम अभी सिविल डिफेंस के बारे में एक दो तीन डांसर से भी लाएंगे, तो वो आपको CPR के बारे में और फायर फाइटिंग के बारे में बड़े अच्छे से ज्ञान देंगे, तो आप लोग उनका अच्छे से ग्रहण करेंगे। और मेरी यही शुभकामनाएँ हैं कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएं जो आपके जीवन में उपयोगी होंगी। धन्यवाद। Scouts, Guides, Scouts, go. धन्यवाद सर। सर्वप्रथम श्री SK साहू साहब हैं, जिन्होंने आपको आगे और प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा इस संबंध में उन्होंने बताया। और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप सभी के सहयोग से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित रूप से एक प्रभावशाली होगा और हम सब लाभ उठाकर अपने अपने स्थानों पर जाकर इसकी जानकारी और में बांटेंगे और पूर्ण रूप से अपने को तैयार रखेंगे। SK साहू साहब, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस, श्री रविंद्र मोहन काला, स्टेट सेक्रेटरी फॉरेस्ट स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड एंड नेशनल कमिश्नर एडवाइजर, साथ ही संजय मल साहब जो मीडिया सिविल डिफेंस मीडिया डिपार्टमेंट से थोड़ा कवरेज वगैरह में मदद करते हैं बहुत दूर तक, जैसा सर ने बताया। तो सबसे पहले तो मैं और हमारा सभी पार्टिसिपेंट, सबसे पहले तो मैं पार्टिसिपेंट को ये अवगत कराना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास 3 से 4 जो खाली अभी गेस्ट हैं वो सेशन लेने नहीं आए, खाली मतलब गेस्ट की भाषा में ही आपको पूरा डिजास्टर, वो गबरियाल मैडम ने भी आपको पूरा डिजास्टर पढ़ा दिया। फिर जो कमी बची सेक्रेटरी साहब ने उसको और आगे तक ले गए। तो डिजास्टर यहाँ जो है मतलब के जो पॉइंट है वो सारों सबको टिप्स में याद है। वो उत्तराखंड की जमीन में मतलब मिट्टी में वो ये ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है कि डिजास्टर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर हो चुके हैं। पीछे आपने इसका सुना होगा बद्रीनाथ केदारनाथ में कितना भयंकर डिजास्टर हुआ है। डिजास्टर कहीं पर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये डिजास्टर की खासियत है। यहाँ खड़े खड़े भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि डिजास्टर क्या है, उसकी टाइप क्या है और उसके प्रिकॉशन क्या है और व्हाट वी हैव टू डू बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। ये सारा डिस्कशन हम अगले 10 दिन में हमारे पार्टिसिपेंट के साथ करेंगे। और अलग अलग डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट हैं लाइक हेल्थ एंड हाइजीन पे डॉक्टर सतीश पिंगल, he accepted our invitation, he will come and हमारा बच्चों को वो सब के बारे में जानकारी देंगे। सिमिलरली फायर फाइटिंग के बारे में फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से जो है बात हो चुका है, they will also come। और SDRF डिपार्टमेंट एक दिन आएंगे, वो अपने जो जितने सारे उनके तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, वो सारे हाउ टू रेस्क्यू फ्रॉम द फायर, वाटर और डैमेज, ऑल दिस थिंग दे विल एक्सप्लेन। सो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ एक्सपर्ट होके जाने वाले हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ आवर पार्टिसिपेंट, मैं बताना भूल गया आपको, ये मेरा सपना मार्च में मेरा बात हुआ सेक्रेटरी साहब से कि मैं
एक कैंप करने जा रहा हूँ, तो मुझे कंसेंट चाहिए। तो वो हमारा अपना एक फैमिली टर्म्स बोलो जो या पर्सनल टर्म्स बोलो, उन्होंने उसी टाइम में बताया इधर कंसेंट है, आप करो। बट प्रॉब्लम था पार्टिसिपेंट, क्योंकि पिछली बार पार्टिसिपेंट 35 था, नॉट 35, इट वाज 22। बट वो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आए और हमने उनसे बात किया, दिस इज द सिचुएशन, ही डेफिनेट 16 पार्टिसिपेंट इमीडिएटली और नियर बाई कॉलेज से, और डोडी वाला और वो कौन सा कॉलेज थे, 2-3 कॉलेज के बच्चे उन्होंने रिपोर्ट किया और हमारा पार्टिसिपेंट अब 40 हो गया, 43, 45 लाख थे। पर छोटे ग्रुप में हम इतना सारा तामझाम जमाते हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट को इनवाइट करते हैं, तो छोटे ग्रुप में एक्टिविटी करने में भी मजा अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा ये सपना था कि हमने 100 के लिए रख रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट 100 से कम नहीं होना चाहिए। So now they are 100+. Out of 10 state, 10 राज्यों के प्रतिभागी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 4-5 रेलवे हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, और बाकी रेलवे। तो 10 राज्यों के प्रतिभागी 101 और इट में भी 103, एक लोग का इन्फॉर्मेशन है ऊपर नहीं, इन तक आ जाएंगे, और प्लस 7 स्टाफ, सो ऑल टुगेदर 107 वी कैन से पीपल आर ओवर हियर इन दिस कैंप। ये कैंप आज शुरू हुआ है और 17 तारीख को खत्म होगा। 17 तारीख को जिस दिन खत्म होगा, तो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस कैंप के, डिजास्टर क्या है, डिजास्टर क्यों है, डिजास्टर कैसे है, एंड व्हाट आर द प्रोन एरिया ऑफ डिजास्टर, व्हाट आर द आवर ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी बिफोर द डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर, आफ्टर द डिजास्टर, एंड सो मेनी अदर थिंग, रिहैबिलिटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, first aid, every type of first aid, all these things will be covered during this course. The journey of this course will be over on 17 by 12:30 noon. So आपने इधर आए हमारे प्रतिभागियों के साथ आपके आइडियाज शेयर किए, और आपका जो प्यार है प्रतिभागियों के प्रति वो हमको ऑटोमेटिकली नजर आ जाता है। तो इसके लिए हम आपको नॉट ओनली मी ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कुमार जैन, श्री के खंडेलवाल, आवर चीफ नेशनल कमिश्नर मिस्टर डॉक्टर आर के कौशिक, श्री आर के कौशिक, डायरेक्टर भारत स्काउट एंड गाइड, मैं आपका इधर पधारने के लिए और एक इंस्पिरेशनल स्पीच जो आपने दिया, ऑटोमेटिकली जो बच्चों के अंदर एक ऑटोमेटिकली वो एक क्रेज डेवलप किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्यार हमारे ऊपर ना केवल कैंप के एंड तक थ्रू आउट लाइफ बना रहे, और हमारे पार्टिसिपेंट जब यहाँ से जाएं उनके चेहरे पे एक अलग रौनक हो। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Scouts, let's go. प्रॉब्लम है तो मुझसे बताना, ये रूटीन तो डेली चलेगा, इसके अलावा जो डे टू डे प्रोग्राम है वो अलग है। ये मॉर्निंग 5 o'clock से हमारे तरफ से 5 बजे 5:30 बजे उनको उठना है, फ्रेश व्रेश होकर 6:30 बजे फील्ड पे आना है। उसमें एक्टिविटी होंगी, फिजिकल एक्टिविटी,
ये आज का प्रोग्राम इधर है, आज का ओपनिंग का ये है, क्लोजिंग का ये है, बाकी और नहीं है। आज हम स्काउट एंड गाइड कैंप भोपाल पानी में हैं। तो यहाँ पूछना चाहते हैं कि क्या हो रहा है सर? ये नेशनल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फायर फाइटिंग एंड लैंड स्लाइडिंग पे चल रहा है। आज इस कैंप का पहला दिन है। सुबह रजिस्ट्रेशन से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें करीब 100 पार्टिसिपेंट और 7 स्टाफ इस प्रोग्राम में हैं, जिसमें 10 राज्यों के प्रतिभाग कर रहे हैं। सुबह रजिस्ट्रेशन के बाद 2:30 बजे हमारी फ्लैग सेरेमनी हुई। फ्लैग सेरेमनी के बाद हमारा इंटीग्रेशन सेशन हुआ। इंटीग्रेशन सेशन के बाद हमारा इनॉग्रेशन, कैंप का इनॉग्रेशन दीप जला के डायरेक्टर एकेडमिक मिसिज वंदना गबरियाल उत्तराखंड द्वारा किया गया। और उसके बाद मिस्टर SK साहू, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस ने आकर हमारे प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और इनकी इंस्पिरेशनल स्किल्स से। और उत्तराखंड राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव मिस्टर रविंद्र मोहन काला ने आके डिजास्टर के बारे में बच्चों के साथ रूबरू हुए। तो आज शाम को बच्चों को ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हमारी जो एक्टिविटी हैं वो सारी करना आसान होगा। ग्रुप डिवीज़न के बाद प्रतिभागियों से हम इनके ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव लेने के बाद ये हमारा स्टाफ मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। अगर अदर देन द कोर्स ऑब्जेक्टिव की कुछ आता है, दैट विल बी एडिड इन द our program and it will be covered. After personal objective, staff meeting will be there. After dinner एक गेट टुगेदर करेंगे, सबके बारे में हाल चाल, सेटलिंग, ऑल दिस थिंग कंप्लीट होने के बाद मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे इनको जगाया जाएगा। चाय वगैरह, मॉर्निंग टी अगर किसी को पीना है तो वो ऐसे ही रख दिया जाएगा। जो चाय पी ले, अदरवाइज नहीं चाहिए तो नो प्रॉब्लम। मॉर्निंग में 6:30 पे BP6 एक्सरसाइज हमारी हैं, तो BP6 एक्सरसाइज किया जाएगा। कल हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज भी एक दिन एक्सरसाइज, एक दिन एरोबिक्स, एक दिन योगा, वो अल्टरनेट डेज पे कुछ ना कुछ चेंज करके उसको अलग अलग तरीके से हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो अगले 8 दिन तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सभी प्रतिभागियों को एज पर आवर ऑब्जेक्टिव सबको तैयार करेंगे। डिजास्टर प्रोन एरिया क्या है और व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के कितने प्रकार हैं, और व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी बिफोर द डिजास्टर, आफ्टर द डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर। वो सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाएगा। और हमने कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए हैं डिपार्टमेंट, जैसे SDRF है, आपका फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है। अभी सिविल डिफेंस के लिए भी मैं साहू सर से निवेदन किया हूँ। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट एड के बारे में और कैरिंग कैजुअलिटी, लिफ्टिंग कैजुअलिटी, हाउ टू प्रिपेयर द दैट स्ट्रेचर, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, इम्प्रोवाइज शेल्टर, टावर,
So all these things will be discussed during this program. Thank you. सर आपका नाम और परिचय जान सकते हैं? हाँ, मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्टर्न रीजन प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ। पहले मैं नॉर्दर्न रीजन में था। जब ये मेरे को कैंप अलॉट हुआ था तो उसी जिम्मेदारी के तहत मैं इसको अभी कैंप को करने के लिए इधर आया। थैंक यू सर।